हेलो गिलहरा गिलहरियों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ सिविक्स। तो आज हम करने वाले हैं फेडरलिज्म चैप्टर करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर सेकंड है सिविक्स का। ठीक है, ये सिविक्स का चैप्टर सेकंड है। तो हम करने वाले हैं फेडरलिज्म, जो कि पावर शेयरिंग के बाद आता है। पावर शेयरिंग नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फेडरलिज्म को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले यही जान लेते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है। हाँ भाई, सिस्टम है सिस्टम है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है ना, जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू लेवल्स, है ना। इनटू टू लेवल्स। ठीक है, जिस गवर्नमेंट की होती है, इसमें टू लेवल्स में गवर्नमेंट डिवाइड हो जाती है, वो क्या होता है, वो होता है फेडरलिज्म सिस्टम। ठीक है, ये बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरलिज्म एक सिस्टम है जिसमें कि जो पावर है वो दो जगह डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर दो लेवल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। वो दो लेवल्स क्या हैं? ठीक है, तो वो दो लेवल जो हैं वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यही बोलो, सेंट्रल अथॉरिटी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्या बोल सकते हो? सेंट्रल अथॉरिटी। एंड लोकल अथॉरिटी, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी, या फिर वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसी बोल सकते हो आप। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट अथॉरिटी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसी लिख रहा हूँ। ठीक है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, होते होते तो हम समझ लेते हैं फेडरलिज्म को। देखो, मैंने अभी आपको बता दिया फेडरलिज्म क्या था। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी पावर होती है ना, वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे, मतलब एक तो सेंट्रल अथॉरिटी में और एक वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के अंदर। ठीक है, ये बताया मैंने अभी आपको। ठीक है, जो हमारा डेमोक्रेटिक नेशन होता है, हमारा जो डेमोक्रेटिक नेशन होता है, वो डेमोक्रेटिक कैसे बनता है, मतलब किस तरीके से डेमोक्रेटिक होता है वो, है। तो मेनली उसको दो तरीके से डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। मतलब हमारा जो नेशन है, मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन है या फिर कोई भी नेशन है उसमें मतलब क्या होता है उसके अंदर, मतलब डेमोक्रेटिक नेशन कह रहा हूँ मैं, दैट मीन्स उसके अंदर डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ मैं, डेमो, ये देखो, जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, हम अभी चैप्टर में पढ़ के आए हैं डेमोक्रेसी। हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी में तब सब कुछ पढ़ा। ठीक है, पर डेमोक्रेटिक नेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा कि हाँ भाई, वो नेशन जिनके अंदर गवर्नमेंट होते हैं वो डेमोक्रेटिक नेशन होता है। ठीक है, पर गवर्नमेंट जरूरी वो हाथ में ही हो, है ना। गवर्नमेंट जरूरी ज़्यादा गवर्नमेंट हो नहीं ना। तो बस दो तरह की हमारी इसी बेसिस पे यूनिटरी होती है डेमोक्रेटिक की। फर्स्ट इज यूनिटरी गवर्नमेंट, ये भी है। यूनिटरी गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर बोलो फेडरल गवर्नमेंट। तो क्या बोल सकते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। एक तो हमें डेमोक्रेटिक में क्या करना पड़ता है ना, पावर को डिवाइड करना पड़ता है। पर कुछ लोग होते हैं जो पावर को डिवाइड नहीं करते, पर लोगों की बात के लिए गवर्नमेंट होती है उनके पास। ठीक है, या फिर कहने के लिए उनके पास स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, पर उसकी पावर उसके पास नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट के पास, है ना। तो वो होती है यूनिटी गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या होता है? डिवाइडिंग ऑफ पावर होता है फेडरलिज्म। ठीक है, तो जैसे कि हम प्रैक्टिस पिछले चैप्टर्स में पढ़कर आ रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका से, कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा बेल्जियम ने, ताकि वो एथनिक ग्रुप को जो है वो सॉल्व कर सके। ठीक है, जो उनके बीच के कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि जो हमने भी पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हाँ भाई, बेल्जियम के अंदर
डच और स्पीकिंग बोलने वाले लोगों के बीच में कितनी तनाव की बातें हो रही थी, दंगे होते होते बच गए। क्यों होते होते बच गए? क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करा। अमेंडमेंट मतलब चेंज करा, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज करा, ठीक है। जिनसे कि उनकी प्रॉब्लम्स जो थी वो खत्म हो गई। पर श्रीलंका ने ऐसा कुछ नहीं करा, तो श्रीलंका का क्या रिजल्ट निकला? श्रीलंका के यहाँ सिविल वॉर हो गई, ठीक है। श्रीलंका के यहाँ क्या हो गई? सिविल वॉर हो गई। तो पहले हम समझते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट और सेंट्रल मतलब फेडरल गवर्नमेंट को, उसके बाद हम उनके एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, ठीक है। हम्म तो देखो, जिसके पास टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या होती है? वो होती है फेडरल गवर्नमेंट। देखो इंडिया एक स्पेशल केस है। देखो जहाँ तक माना जाता है हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्या माना जाता है? टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। जहाँ तक फेडरलिज्म की डेफिनेशन ही यही है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पर अगर आप मोर नहीं लिख के आओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी लिख सकते हो। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन मेनली यही है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बोला जाता है कि हाँ भाई टू और मोर लेवल भी हो सकते हैं इसके, तो जहाँ तक माना जाता है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसमें होती है वो क्या होती है? वो होती है एक फेडरल कंट्री। उसको क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म कंट्री बोलो या फेडरल कंट्री बोलो, ठीक है। पर यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अगर कोई सब यूनिट होती भी है, मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती भी है, तो उसके पास खुद की पावर नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं नीचे। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कैन नॉट बी ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती कि हाँ भाई इस केस में मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान मरा है ये जरूर दारू पीता होगा, इस वजह से मर गया, तो तुम जिसने इसको मारा उसको जाने दो। ऐसे मतलब ऐसे बकवास से आइडिया है कुछ भी, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर होती हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है पावर ऑफ ओन, ठीक है। उसको स, उसको खुद की पावर होती है उसके पास, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती। सेकंड हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर होती है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल क्या है वो इसके? इंडिया, कनाडा एंड जर्मनी इज द फेडरल कंट्रीज। क्या बात है यूनिटरी गवर्नमेंट पे? यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। क्या हुआ? अच्छा स्कूल में खून हो गया, कोई बात नहीं, इस केस को रफा दफा कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी खुद की पावर नहीं होती है, ठीक है। ये याद रखना है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है? फ्रांस, चाइना एंड जापान। ब्रिटेन भी इसी में आता है वैसे तो, है। यूएसए में आता है फेडरल गवर्नमेंट में, ठीक है। इंडिया इज ए स्पेशल केस, याद रखिएगा। इंडिया के अंदर थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। पहली गवर्नमेंट क्या होती है? मतलब थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी समझ लो, ये लेवल समझ लो गवर्नमेंट के। सेंट्रल, स्टेट, लोकल। लोकल के अंदर भी तीन होते हैं, तीन चार, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम फीचर समझ लेते हैं फेडरलिज्म के। फेडरलिज्म इतना अच्छा क्यों है? इसके की फीचर्स क्या हैं इतने अच्छा होने के? वाओ ही ठीक है। सबसे पहले तो यही है कि इसके ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, तो इस वजह से कि बातचीत करने में आसानी होती है हर एक इंसान से, उसकी परेशानी जानने में आसानी होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वो सेम सिटीजन्स, सब सिटीजन्स की बातें मानते हैं, मतलब कि सबको जानते हैं, ठीक है। बोथ लेवल मतलब क्या कहते हैं अपनी ये देखो, बोथ लेवल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनके पास अपनी जुडिशरी होती है, मतलब कि लीगल अथॉरिटी होती है, अपनी खुद की लीगल अथॉरिटी होती है, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन की पावर होती है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है। और जो पावर होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, वो क्लियरली मैंशनड होती है। किसके अंदर? स्टेट, किसके अंदर मैंशन होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। ये समझ लेना कि हम कभी भी फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती, ठीक है। फंडामेंटल प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबली चेंज ओनली बाय द बोथ लेवल ऑफ। जब दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट राजी होंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, ऐसा चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। कोर्ट्स हैव पावर, कोर्ट के पास अपनी पावर होती है, ये याद रखना हमेशा, हमने पढ़ा है। कोई भी उन्हें धमका वमका नहीं सकता फालतू में हाथों से, अंटी में बंटी में डंटी में, कोई भी उनको धमका नहीं सकता। कोर्ट्स की अपनी पावर होती है, ठीक है।
इस वजह से वो उनको कोई ना रिश्वत दे ना कुछ करे, ठीक है। ठीक है, और जो हमारी अथॉरिटी होती है उनको हम डिसाइड करते हैं क्लियरली, उनकी जो स्पेसिफिक पावर्स हैं वो स्पेसिफिक ही हैं, उनसे ज़्यादा बड़ी पावर तो है नहीं उनके पास, ठीक है। हमने उन्हें चूज़ करा है। और मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इनका प्रमोट यूनिटी का होता है, मतलब कि वो यूनिटी बनाए रखे पूरी जगह पे, हर जगह पे यूनिटी हो, कोई दंगे फसाद ना हो, यूनिटी फैली रहे, ये है मेन फोकस, ओके। अब जो होते हैं ना फेडरलिज्म दो टाइप की होती हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा गवर्नमेंट दो तरह की होती है, मतलब गवर्नमेंट दो तरह की होती है, यूनिटरी एंड फेडरल, ठीक है। फेडरल के अंदर भी दो हैं जो कि है कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर क्या होता है, सोचो सोचो, जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट बोलो, यूनिट्स बोलो, जिसमें इंडिपेंडेंट यूनिट्स आती हैं, अपने आप को एक लार्ज यूनिट बना लेती हैं, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट के साथ, वैट हैव इक्वल पावर, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। मतलब कि इंडिपेंडेंट स्टेट आएंगी, एक साथ मिलेंगी और एक बड़ी सी चीज़ बना लेंगे, ठीक है। जिन्हें क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। लाइक ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये सब क्या है, ये सब है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इधर देखो मैं समझाता हूँ। देखो, दिस 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 दिस, ये अलग अलग छोटी छोटी देश थे, मान लो मतलब कुछ बेल्जियम था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, ठीक है। बाद में इन सब ने सोचा, बाद में इन सब ने सोचा कि हम एक हो जाए तो हमारे अंदर ज़्यादा पावर भी हो जाएगी, तो ये लोग एक हो गए, उन्होंने एक बड़ी यूनिट बना ली जिसको हमने क्या कहा, लाइक यूएसए कह लिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं ना हम उसको, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बोलते हैं ना, आई थिंक। हाँ, तो वो सब क्या स्टेट्स हैं जो मिलकर उन्होंने एक बड़ी पावर बना ली अपनी, ठीक है। और होल्डिंग टुगेदर, लार्ज कंट्री डिसाइडेड to divide its power among the constituent unit like state, give you the internal diversity, central government trends to the more powerful। That means जब लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि वो डिवाइड करेगी अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशनली से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, है ना, लाइक स्टेट से नेशनल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में, है ना, वो सेंट्रली मतलब कि पर फिर उसमें भी, उसमें क्या होगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी सब गवर्नमेंट से, ठीक है। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हो तुम एक तरह से, इसमें भी फेडरलिज्म होता है, वो क्या होती है, वो होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक साथ मिलकर एक बड़ा सा देश बना लिया, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, इधर एक बड़े से देश को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसमें पावर डिवाइड करी जा रही है, ठीक है। लाइक इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिफोर 90s जो होती थी हमारे पास, बिफोर 1990s में मेनली दो होते थे, क्या होते थे, सेंट्रल स्टेट, पर इन 1990s में हमारे पास क्या होती है, स्टेट, सेंट्रल, लोकल, लोकल में भी विलेज वाली लोकल और अर्बन वाली लोकल, ठीक है। तो इसी के बीच में आते हैं कुछ लिस्ट, लिस्ट मतलब उस इंडिया के अंदर अब कौन कौन सी लिस्ट होती हैं, अब ये मतलब अब तुम्हें एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, रुक जाओ जरा। यूनाइटेड लिस्ट या फिर बोलो यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है ना, वो एरिया आता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के पावर में आते हैं, जिनके फैसले सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए वो सब्जेक्ट्स, मतलब ये एक तरह से क्या होता है, ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर कौन पा यूनियन गवर्नमेंट जो होगी वही इसके ऊपर क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, अपनी पावर दिखाएगी और इसकी
चीज़ें डिसाइड करेगी। लाइक बैंकिंग, बैंक में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट बोलो एक तरह से ना। आर्मी को कौन देखेगा? यूनियन लिस्ट। करेंसी को कौन देखेगा? यूनियन लिस्ट। ठीक है। और अगर मान लो फॉरेनर अफेयर्स को कौन देखेगा? यूनियन लिस्ट। इनके खिलाफ क्या कर सकती है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है या फिर कुछ कर सकती है इनके खिलाफ, जो भी उसे करना होगा। ठीक है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? इसमें वो सब्जेक्ट आया था जो स्टेट, मतलब कि स्टेट के पास होते हैं। स्टेट के पास उनका डिसीजन लेने की पावर होती है। किसके पास पावर होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं लिख देता हूँ मैं। लाइक पुलिस, है ना, पुलिस, स्टेट में पुलिस होती है ना, तो पुलिस की पावर किसके पास जाएगी? स्टेट के पास जाएगी। ठीक है। वहाँ का एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है विलेजेस में, वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो भी लॉ बनेगा या फिर जो भी हो रहा है वहाँ पर एग्रीकल्चर की बेस, वो कौन देखेगा? वो देखेगी हमारी स्टेट लिस्ट, है ना। और ट्रेडिंग भी हमारी स्टेट लिस्ट देखेंगे, ट्रेड कैसे हो रही है। ठीक है। इरिगेशन, कॉमर्स, ये सब चीज़ें देखेगी, ये सब स्टेट देखिए, या फिर कह सकते हैं स्टेट लोकल दुकानों को भी देखेगी, यहाँ के पुलिस स्टेशन को, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम करेंट लिस्ट के ऊपर। ठीक है। करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आ जाते हैं जो ना कि सेंट्रल का पार्ट होते हैं और ना ही स्टेट का पार्ट होते हैं, तो उनको हम किस में डाल देते हैं? उसको हम डालते हैं करंट, मतलब जहाँ सेंटर का पार्ट होते हैं ना स्टेट का पार्ट होते हैं, जिसमें दोनों ही मिलकर क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। ठीक है। तो उसको क्या हम बोलते हैं? करंट लिस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका भी। लाइक फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, एजुकेशन, बच्चे को अडॉप्ट करना, अडॉप्शन, एंड फॉरेस्ट। ठीक है। यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। ठीक है। अब आते हैं हम फेडरलिज्म में इंडिया के ऊपर, तो बाद में ही आएंगे, रुक जाओ ज़रा। अब ज़रा इधर एक चीज़ और लिखवा दूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखवाता जा रहा हूँ। आई थिंक मैं उसकी स्लाइड डालना भूल गया हूँ। कोई नहीं, सब चीज़ तो पता है ना, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एक आता है रेसिडेंटरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ठीक है। आते हैं इधर। रेसिडेंशियली सब्जेक्ट में जो क्या होता है? द सब्जेक्ट that are क्या? नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, बोथ नॉट पार्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल।
देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल, ना वो सेंट्रल का पार्ट होता है ना, और ना ही वो सब्जेक्ट किसका पार्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, और ना ही वो किसके अंदर आता है, करंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, नॉट इन कौन रेंटली सब्जेक्ट बोलो, लिस्ट, हाँ लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर भी नहीं आता है, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं आर एस, रेसिडेंटरी सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें इसमें जो मेनली होता है ना, जिसके अंदर मेन पावर होती है वो होती है सेंट्रल का, सेंट्रल पावर की ज़्यादा चलती है इसमें। ठीक है, सेंट्रल पावर में ज़्यादा चलती है। स्टेट लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इस सब में ये स्पेशल पावर के अंडर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1371। ठीक है, लाइक ST SC कम्युनिटी को सेंट्रल पावर, स्पेशल पावर होती है उनके पास, सेंट्रल पावर के पास, वो इसमें देख सकती है सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं आगे, फेडरलिज्म इन इंडिया। देखो देखो जो हमारा और इसको लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड 2 or more tiers ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। इसी के थ्रू हमारे इंडिया में एक और गवर्नमेंट है जिसको हम थर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, हमने ऐड करी है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती है फॉर्म ऑफ पंचायत एंड मुंसी कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपालिटीज। ठीक है, ये सब आता है। ठीक है, ये क्लियरिटी प्रोवाइड करते हैं 3/4 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में। ठीक है, सबसे पहले होती है यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ये सब आते हैं, पुलिस वगैरह, करंट लिस्ट एंड रेजिडेंटरी सब्जेक्ट्स। ये सब मैंने आपको दिखा दिया, स्टेट लिस्ट एरिया। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया आपको। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर हमें अपना चेंज करना होगा, कुछ भी पावर मेक है, हमें चेंज करनी है, तो उसके लिए ना पहले दोनों हाउस से बिल पास कराना पड़ता है, एक है ना, जिसमें से मेजॉरिटी लोग कहाँ पर होने चाहिए, उस बिल के अगेंस्ट नहीं, उसके साथ होने चाहिए। ठीक है, ओके ओके, एक बिल पास कराओगे, अगर आपको कोई भी लॉ चेंज कराना है तो उसमें क्या होगा, उसमें बोथ हाउस की अनुमति मांगी जाएगी। ज़्यादा लोग उस बिल के साथ होने चाहिए, जब अगर 50% उस बिल के साथ हैं तो वो बिल क्या होगा, पास होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो सेकंड, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी मतलब कि देखो, सबसे पहले हम सबको पता है 1960, यहाँ पर लिख रखा है, कहीं नहीं लिख रखा, चलो कोई नहीं, बता दूंगा मैं। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या है, हमारा उसका स्टेटस क्या है कि उसकी कोई भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हैं तो लोग मानते हैं ऐसा, हिंदी इज अ, मानते हैं कि हिंदी एक तरह की क्या है, लैंग्वेज है, पर नहीं, हिंदी हमारी मदर टंग है। ठीक है, हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी मदर टंग है। हिंदी नॉट अ अवर लैंग्वेज, अवर मतलब क्या कहते हैं, अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, वैसे वहाँ पे अलग, हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है लोगों की, बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, है ना। इस वजह से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे में 21 लैंग्वेज हमारे अंदर, अब तो 22 हो गई हैं, आई थिंक 22 हो गई हैं, है ना। तो अब वो हमारे सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं कि हाँ भाई, ये सब लैंग्वेजेस में हम सब चीज़ें पास कर सकते हैं, बिल वगैरह जो भी पास करना होगा इस लैंग्वेज में हो जाएगा। ठीक है, उनमें से एक इंग्लिश भी है। ठीक है, उनमें से एक क्या है, इंग्लिश भी है मतलब स्टेट जो है, स्टेट के पास हल्की ये पावर होती है कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज रख सकता है, वो चाहे तो खुद का अपना झंडा भी रख सकता है स्टेट, उसके पास पावर है। पर नहीं, हम मानेंगे एक झंडे को जो कि हमारा पूरे देश का होगा, हिंदुस्तान का झंडा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ ही नहीं है,
1965 1942 1965 में हमारी एक लैंग्वेज जो इंग्लिश थी उसको, मतलब ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हमारी, हिंदी और इंग्लिश की। हाँ भाई, जो भी चीज़ पास होगी इन दो सब्जेक्ट में पास होगी, ठीक है। तो वहाँ से क्या करा, वहाँ से उन्होंने सोचा कि भाई इंग्लिश को क्यों रखना है, इंग्लिश को हटा ही देते हैं। उन्होंने इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया। उसके बाद दंगे फसाद फसाद दंगे दंगे फसाद फसाद दंगे, तमिल्स ने, बाकी सभी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके बाद इसको क्या करा गया, वापस से एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रख लिया गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तमिलनाडु वालों ने बहुत मूवमेंट करे, वायलेंट हो गए वो, है ना। सिटीजन्स इंग्लिश जो बोलते थे वो वायलेंट हो गए। इस वजह से अभी तक हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। ओके ओके। हाँ, 22 लैंग्वेज में बता रही थी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अलायंस क्या होता है भाई, अलायंस मैंने दे रखा है इसके अंदर। ये मुंशी कॉरपोरेशन आ गया भैया, हट जा। ये क्या हो गया, ओफो। देखो अलायंस जो होता है, टू और मोर पार्टीज कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलायंस की डेफिनेशन। बड़ा बड़ा अलायंस लिखते हैं, चलो। अलायंस, यहाँ से लिख देते हैं अलायंस। अलायंस में क्या होता है, अलायंस में होता है व्हेन टू और मोर, टू और मोर, टू और मोर पार्टीज, ठीक है, टू और मोर देन पार्टीज कमिंग टुगेदर करती हैं, कमिंग टुगेदर करती हैं। हमने कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या पढ़ा था कि बहुत सारे स्टेट आके एक बड़ा सा स्टेट बना लेते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर बहुत सारी पार्टीज मिलती हैं, कमिंग टुगेदर करती हैं, तो वो टू फॉर्म करती हैं द फॉर्म द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। किसी एक पार्टी को कम वोट मिला है तो वो उसकी संख्या एक ग्रुप बनाएगी, ठीक है। दैट ग्रुप ऑफ पार्टी, इस ग्रुप ऑफ पार्टी को, ठीक है, दैट ग्रुप ऑफ पार्टी, या फिर ग्रुप्स ऑफ पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टी जो भी बोलो था बोल सकते हो। ग्रुप ऑफ पार्टी, पार्टीज, तो आप ग्रुप्स नहीं लगाओगे, पार्टीज लिख रहे हो तो ग्रुप नहीं लगाओगे, ग्रुप्स नहीं लगाओगे, ग्रुप लिखोगे। पार्टीज मिलके क्या बना लेते हैं, अलायंस मिलके बना लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ वोट पर कम पड़े तो वो एक संग मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, अलायंस बना लेते हैं। जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो अलायंस गवर्नमेंट है। मोदी जी को इतने वोट नहीं मिले कि वैसे गवर्नमेंट बना ले, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रेटिव गवर्नमेंट ही बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, देखो डिसेंट्रलाइजेशन होता है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू गिव लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइजेशन, when power is taken away from the central government to state government to local government। तो मैं लिखो डेफिनेशन, चलो लिख देता हूँ। पावर का रर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ओके। टेकन
अवे फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट टू लोकल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में ज़रूरी क्यों पड़ा, क्यों ज़रूरी पड़ा में डिसेंट्रलाइजेशन? क्योंकि हम जो लोकल लोगों की नंबर ऑफ, हमारे पास देखते हो पॉपुलेशन बहुत है, नंबर 1 पर हैं, और जो हमारे लोग जो रहते हैं, मतलब कि मान लो जो लोकल जगहों पर रहते हैं, तो लोकल जगहों की जो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन समझ सकता है? सिर्फ लोकल लोग ही समझ सकते हैं। लोकल जगह पे क्या हो रहा है सिर्फ लोकल लोग समझ सकते हैं, है ना। और कोई नहीं जान सकता कि हाँ भाई उस घर में क्या हुआ, उसके घर का लोग ही जानता होगा, और कोई नहीं जानता होगा कि हाँ भाई उस घर में क्या हुआ। ठीक है, तो इसी को हमने लोकल गवर्नमेंट बनाई, जिसके अंदर हमने और सारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी, है ना। ठीक है 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 ठीक है, ओके 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 ओके। तो जो है हमारे इसी के थ्रू हमारा अमेंडमेंट भी हुआ था 1920 में। क्या हुआ था कि जो हमारे रिजर्व्ड सीटें करी गई थी, है ना, रेगुलर इलेक्शन करे गए, लोकल इलेक्शन करे गए हमारे, हैं ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट बनाई, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई, है ना, ये सब 1920 में हो गया था। ठीक है, तो आता है हॉरिजॉन्टल ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल ऑफ पावर शेयरिंग इस चैप्टर में भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लो आप इसको, है ना, पूछे जाता है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव होती है, ठीक है, वो अपनी पावर, वो जो लेजिस्लेटिव होती है वो फॉर्म, जो लॉ, लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का लॉ को लगाना, जुडिशरी का अगर कोई लॉ को, उस लॉ को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको पकड़ना और कानून के हवाले कर देना। ठीक है, ये सब मेनली काम होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। डाल रखा था मैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं बता देगा वहाँ से कुछ हो गया। ठीक है, जैसे आप पे लिख रखा है डिसेंट्रलाइजेशन टेकन इन 1992। ठीक है, मैंने ये बताया था, जिसमें बहुत सारी नाम रखा, पंचायती राज बनी। ठीक है ठीक है, पर सरपंच बनाने लगे। ठीक है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता था, मतलब कि काउंसलिंग का, वहीं का पंचायती राज को सरपंच कहने लगे, उसका नाम सरपंच रख दिया। वो विलेजेस में बनने लगे। ठीक है, विलेजेस के अंदर डिसीजन मेकिंग हो गया, है ना, पंचायत समिति बनने लगी, जिला परिश्रम बनने लगा, लोकल गवर्नमेंट जो हमारी बॉडी थी एरिया, अर्बन एरिया की, ठीक है, वो बिग सिटी में क्या हुआ, मुंशी कॉरपोरेशन आ गए, डाटा न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी। ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था इन डेमोक्रेसी के अंदर, है ना, कि मतलब कि डेमोक्रेसी के अंदर खिलवाड़ कर रहे थे एक तरह से हम, कि देखें भाई क्या होगा ये करेंगे तो, हैं, देख ले क्या हो गया। ठीक है, फिर आते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले हमारी पावर शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बाद लोकल में हमारी 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषधाम, है ना। पहले हम ग्राम पंचायत से शुरू करते हैं। एक लोकल गवर्नमेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं पंचायती राज। ठीक है, जिसको हम जो बोलते हैं पंचायती राज। तो ईच ग्रुप ऑफ विलेज हैव सम, मतलब सम स्टेट, वो ईच विलेज हर ग्रुप के अंदर सम स्टेट्स में ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ईच काउंसिलिंग ऑफ सर्विस, उसके प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। मेंबर्स को पंच बोलते हैं एंड प्रेसिडेंट को सरपंच बोलते हैं। ठीक है, मेंबर पूछा नहीं जाएगा, ये याद रखो, सरपंच बोलते हैं। ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट को वहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं ये पीपल्स के थ्रू, पीपल इनको डायरेक्ट इलेक्टेड करते हैं। फिर ये देखते हैं मेकिंग बॉडी, विलेज के अंदर जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ऊपर नहीं पहुँचने देते, अंदर ही अंदर साफ़ करते हैं, बताते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, ग्राम पंचायत कैसे हो गई, ये सब रिव्यू करते हैं। ठीक है, ग्राम समिति क्या होती है? लोकल स्ट्रक्चर डैज राइट ऑफ द
डिस्ट्रिक्ट लेवल टू फ्यू ग्राम पंचायत, मतलब कि देखो 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 देखो, हर विलेज के पास अपनी एक पंचायत होती है, ठीक है ना। उसका हेड को हम सरपंच कहते हैं, ग्राम पंचायत की, ठीक है। जो हमारी ग्राम सभा होती है, सभा पंचायत जो भी बात है, उसके मतलब कि उसको रिव्यू करते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और हमारी पंचायत समिति होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक समिति या मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक और मंडल आयोजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है बॉडी को, और कहते हैं मतलब इलेक्टेड करता है एरिया में से पंचायत मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जो उसको बोलते हैं पंचायत समिति। अब आते हैं जिला परिषद। देखो, ऑल पंचायत समिति आर मंडल इन, बहुत सारे लोग मंडल मतलब ग्राम समिति मंडल इन सब जगह से जिला परिश्रम, ये सब डिस्ट्रिक्ट से कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों को लिया जाता है, जिसको कौन इलेक्ट करते हैं, जिनको एमएलएज ऑफ इलेक्ट करते हैं लोकसभा के, है ना। और उन्हीं में से हम एक को हेड बनाते हैं जिला परिश्रम का, ठीक है। तो मेनली जो हमारा जिला परिश्रम में होता क्या है, जो ऑल पंचायत समितिज होती हैं हमारे हैं, वो टुगेदर मिलती हैं बातचीत करके देखते हैं किसके यहाँ कैसा काम चल रहा है। वो जो भी जिला परिषद के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं गांव के थ्रू उन्हें इलेक्ट किया जाता है। उनको इलेक्ट करने के बाद वो सब, और क्या कहते हैं, उनमें से ही उन्हीं सब में से एमएलए इलेक्ट करे जाते हैं, उन सब में से एमएलए इलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी कहानी चलती रहती है, ठीक है। जो हमारी मुंसी कॉरपोरेशन होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये लोकल गवर्नमेंट की बॉजी एग्जिट होती है, ठीक है। ये जो बिग सिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द मुंस, देखो समझो, हाँ ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से। जो हमारी मुंसी कॉरपोरेशन होती है अर्बन एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, नगर पालिका मुंसी, वो म्यूनसिपल, एक तो होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक होती है म्यूनसिपल काउंसलिंग, ठीक है। देखो, जो हमारे होते हैं, जो म्यूनसिपल काउंसलिंग होते हैं, उसके अंदर होते हैं चेयरपर्सन्स, ठीक है, म्यूनसिपल चेयरपर्सन्स होते हैं, मतलब जो आगे जाके लोकसभा में जाते हैं वगैरह वगैरह पे, ठीक है। ये क्या होता है, ये होती है एक, मतलब कि मान लो ये गाँव है ना। गाँव क्या एक देश मान लो, ठीक है, समझो, मतलब देश भी मत मानो, समझो तुम क्या। सबसे ऊपर होती है जिला परिषद, है ना, जिला परिश्रम। उसके बाद जो सेकंड लेवल पे आते हैं, सबसे उसके नीचे आते हैं ब्लॉक समिति या फिर ब्लॉक समिति, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लॉक समिति, ठीक है, ब्लॉक समिति आती है। फिर सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, क्या आती है, ग्राम पंचायत, बोलेगा हाँ। अच्छा, ग्राम पंचायत, लोग पंचायती या पंचायत जो भी बोलना था बोल लो, ठीक है। तो दैट मीन्स सबसे ऊपर क्या है, जिला परिश्रम, ठीक है। इनके बीच, इनके अंडर रहती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति हम किसको बोलते हैं, जिला पर वो कहते हैं जिला परिषद, ब्लॉक समिति हम बोलते हैं पंचायत समिति को, ठीक है। ठीक है, तो जैसे सबसे बड़ा होता है वो होता है जिला परिषद, ठीक है। हमने जिला परिषद का पढ़ा, वो एमएलए से मिलकर बन होता है, ठीक है।
जिला परिषद में लोकसभा से एमएलए से तो वो एमएलए से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे ऊपर लोकसभा ही होती है वो। ठीक है, जिला परिषद के नीचे होता है ये ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति से नीचे होती है ग्राम पंचायत, जिसके अंदर सरपंच होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, सरपंच होते हैं, जो कि आपस में मिलकर कुछ लोगों को ऊपर उठाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो लोग जाते हैं ब्लॉक समिति से, फिर ब्लॉक समिति से भी कुछ लोग ऊपर लिए जाते हैं, जो कि जाते हैं जिला परिश्रम के अंदर। ठीक है, आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सबको सब कुछ क्लियर है? सबको आई थिंक सब कुछ क्लियर है। इतना ही था हमारे चैप्टर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, हमने आपको बताया जैसे कि हमारे पास 21 लैंग्वेजेस थी, है ना। 21 लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है। ठीक है, वो 22 हो चुके हैं, पर फिलहाल आपको 21 ही मार्क करनी है। ठीक है, आपके पेपर में आएगा तो आपको 21 ही मार्क करनी होंगी। सबको ये बात क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के लिख देता हूँ। What is the need of लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट की क्या नीड थी हमें, क्यों हम लोकल गवर्नमेंट लेकर आए? ये है एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं इसी बात पे दे ताली। 3 क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर नीचे बताते जाना कमेंट पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आंसर समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट में बोल देना, मैं कमेंट में आंसर डाल दूँगा, पिन कर दूँगा आंसर, जिससे कि क्या होगी, आपको ईजी होगी। ठीक है, और इससे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, याद रखिएगा, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ से। ठीक है, अब नेम लिखो लोकल गवर्नमेंट के इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज़ की मैंने लोकल गवर्नमेंट लिखवाई है आपको, मैं बता दूँ एक बार। अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? मुंसी कॉर्पोरेशन, मुंसी काउंसिलिंग और नगर पालिका। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया, नगर पालिका ये सब। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ कोई दूसरा। व्हाट आर resume subjects? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जुडिशरी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो आपको सबको पता ही होगा, है ना। तो ये तो जो छोटा क्वेश्चन आ गया, जुडिशरी के बारे में हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे में। ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं? समझ नहीं आ रहा कुछ। चलो एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट लिख देना। ठीक है, व्हाट इज द advantages of local government? ठीक है, अब इसके ऊपर लिख दो important questions. ठीक है, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।